नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि होगा पेपर फर्स्ट। और जो पेपर फर्स्ट होता है ये होता है कक्षा 1 से 5 के लिए। और इसमें हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और जो कि यहाँ पर 2011 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न जो हैं इस पार्ट में शामिल किए हैं। तो यहाँ पर आज जो हम देखने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। और एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न निकलते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे जो प्रश्न हैं सीटेट के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, इनकी और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से यदि आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो पार्ट हमारा यहाँ पर है सीटेट 2011 का। और 2011 में किस प्रकार के क्वेश्चन सीडीबी से पूछे गए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो कहीं आप यूपी टेट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं, है ना। तो दोनों ही एग्जाम या कोई भी टेट एग्जाम होती है ना, उसमें बहुत सारे इधर के उधर प्रश्न होते रहते हैं। तो आप यदि सीटेट के अलावा किसी और टेट की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, यदि यहाँ पर उत्तर को देखें तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप इतनी समय में अपना उत्तर जरूर यहाँ पर चुन सकते हैं और कमेंट्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो आपकी तैयारी भी यहाँ पर उसको आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, यदि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की बात करते हैं तो ये किसकी ओर संकेत करती है। तो ये जो संकेत करती है ये करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं कि और ये संकेत करता है पाठ्यचर्या शब्दावली। जहां इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा ये इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ें। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है वो मूल रूप से आधारित होती है। तो देखिए, निचली कक्षाओं की जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है मूल रूप से किस पर आधारित हुआ करती है। तो हम सभी जानते हैं कि खेल पद्धति जो होती है ये बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। साथ ही साथ खेलों के माध्यम से बच्चों का जो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो शिक्षा की जो खेल पद्धति है शिक्षण की, ये किस पर आधारित होगी। तो ये आधारित होती है यहाँ पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और इसके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड विकल्प होगा, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखें, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है और यह किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यदि तो बच्चा जो है वो अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के साथ में अनुक्रिया कर रहा है। तो इसे हम कौन सा नियम कहते हैं या कौन सा किससे संबंधित कह सकते हैं। 4 विकल्प इस प्रकार आपके सामने हैं, जिसमें सीखने का नियम है, जैसे सादृश्य का नियम, सीखने का प्रभाव नियम, या फिर सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर सीखने का तत्परता का नियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चा अतीत कि समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो ये सीखने का प्रभाव नियम कहलाता है। और दूसरा विकल्प जो होता है इसके लिए सही होता है। आगे बढ़े, काफी सरल सा प्रश्न है अगला हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर आप आसानी से इसका जानते ही हैं। तो डिसलेक्सिया जो है ये एक क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है। जहाँ डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, जहाँ पर बच्चे को किसी प्रकार की पढ़ने से संबंधित जो अक्षमताएं होती है वो इसमें देखने को मिलती है। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक पठन संबंधी विकार है। और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप जरूर अपना उत्तर कमेंट्स में दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ। जी हाँ, क्योंकि जब अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई हीन भावना जो है उनके अंदर नहीं पनपती है और वो सभी बच्चों की तरह अपने को भी एक सामान्य बच्चा मानते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार से वो हतोत्साहित नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प जो होगा इसके लिए ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो 4 विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आकलन की जो प्रक्रिया है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और इस बात के लिए शिक्षक को यहाँ पर सचेत रहना चाहिए। थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो यहां पर देखें 4 विकल्पों को, तो जिसमें सृजनात्मक विचार है, दूसरों के साथ झगड़ा करना है, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। तो यदि हम देखें तो यहां पर रिक्त स्थान में जो शब्द का चयन होगा वो होगा दूसरों के साथ झगड़ा करना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। जी हाँ, दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा।
बाकी अन्य विकल्प जो हैं ये प्रतिभाशाली होने के लक्षण हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है वो रिक्त स्थान को जाता है। तो पियाजे है या पावलोव है, कोलबर्ग, स्किनर। तो यहाँ पर बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है ये जाता है जीन पियाजे को। और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो इससे ये क्या दर्शाता है, मतलब इसका इस प्रकार का जो व्यवहार है ये क्या दर्शाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कृतिका जो है जब अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती और विद्यालय में जब वो ज़्यादा बात करती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कृतिका के जो विचार है उनको विद्यालय में मान्यता मिलती है, महत्व मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा बात करना पसंद करती है। और फोर्थ विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, इसके साथ कौन सा क्षेत्र संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं इनमें से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान ही जो है जो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, और इसीलिए हम इसका अध्ययन भी करते हैं और एक शिक्षक के लिए इसका अध्ययन जरूरी भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो देखिए सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा जो होती है किस प्रकार से कार्य करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है ये निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और निश्चित रूप से जब विद्यार्थी के अंदर सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तो वो विद्यार्थी आगे चल करके एक अच्छा परिणाम देता है, अच्छा अधिगम प्राप्त करता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास इसमें करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, अब यहाँ पर हम देखें तो थोड़े से विकल्प अपने बड़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैं छोटा इसको करता हूँ। चलिए देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है, अब कब समृद्ध हो सकता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखना जो है वो तभी समृद्ध होगा जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो वहाँ पर सीखना जो है वो समृद्ध हो सकता है, और पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए कथन को देखना है जिसमें यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यदि हम चारों विकल्पों को देखते हैं तो इसमें से यहाँ पर पहला जो विकल्प ये बता रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सरासर नहीं है ऐसा। हम सीखना जो है वो शैक्षिक संस्थान के अलावा और दूसरी जगह से, समाज से, वातावरण से, परिवार से बहुत कुछ भी सीखते हैं। तो निश्चित रूप से अधिगम जो है वो हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, सीखना हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प जो है ये इसका उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखें। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से चारों विकल्प को देखना इसमें जरूरी है क्योंकि आधा प्रश्न दिया है और बाकी के प्रश्न को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि विकल्प को जोड़कर हमें देखना होगा कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। तो यदि हम देखें प्रश्न को तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, और निश्चित रूप से जब दृष्टिबाधित विद्यार्थी होगा मतलब उसको देखने में वो अक्षम है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को हम क्या कर सकते हैं, कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सीढ़ी के माध्यम से सुन करके अपना अधिगम प्राप्त कर सके। इस प्रकार से उसकी मदद करना चाहिए। और फोर्थ विकल्प को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो थर्ड विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है शिक्षक को किस प्राथमिक स्तर पर किसे मानना चाहिए। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो जो हमारे चारों विकल्प हैं इनमें से हम देखें कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि जहां प्राथमिक स्तर की बात होती है तो वहां पर कक्षा का प्रारंभिक अधिगम होता है और बच्चा शुरुआत में सीखता है। अब हो सकता है कि बच्चा वहां सीखने में अधिक समय ले रहा हो, यानी कि थोड़ा टाइम ले रहा हो, तो वहां पर शिक्षक को किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और दृढ़ता के साथ बच्चों को अपना अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। तो दूसरा विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए जब बच्चा जो है
तार्किक रूप से वस्तु एवं घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी और इसके लिए फोर्थ विकल्प जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, वे सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षक ने अपनी कक्षा को लोकतांत्रिक बना रखा है, जिसकी जहां मर्जी हो वो बैठे और जिसकी मर्जी हो वो पढ़े या चर्चा करे, किसी प्रकार से, यानी कि बच्चों को यहाँ पर छूट दे रखी है। अब एक पेरेंट्स को जो बात है ये मतलब रास नहीं आती है, उन्हें पसंद नहीं आती है, तो इस स्थिति में शिक्षक यहाँ पर क्या कर सकता है इस स्थिति से निपटने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल यही हम कह सकते हैं कि अभिभावक को यहाँ पर शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड विकल्प जो है ये यहाँ पर उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गेस्टाल्टवाद है या फिर पावलोव है, जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको बढ़ावा देने वाले जो थे वो थे गेस्टाल्टवादी, यानी कि पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं में पहचान की गई है। अब देखिए, बच्चों की बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचानी गई है, तो ये अभी हमने इसके पहले एक प्रश्न देखा था जीन पियाजे का, जिसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा ये अवस्थाओं की पहचान की गई है और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो समवयस्क समूह के साथ बच्चे जो हैं वो सक्रिय सदस्य, तो देखिए बच्चे समूह के साथ तो बाल्यावस्था में भी जुड़ते हैं, परंतु यदि हम सक्रिय सदस्य की बात कर रहे हैं तो सक्रिय सदस्य जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के साथ में बनते हैं किशोर अवस्था में। तो पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। चलिए, और वैसे बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में भी बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, पर वो उतने सक्रिय सदस्य उनको नहीं कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर सक्रिय रूप से ये समूह के हिस्से होते हैं। आगे देखें, यहाँ पर बच्चों को कि सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभाना चाहिए, किस प्रकार की? देखिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें माता पिता को निश्चित रूप से एक जो भूमिका निभाना चाहिए वो है अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए, साथ ही साथ सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब दोनों ही विकल्प दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अग्रोन्मुखी भूमिका इसमें निभाना चाहिए। चलिए आगे देखें, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, जब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो उससे हम क्या कह सकते हैं? तो प्रश्न में ही हमें हिंट मिल रही है कि यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है और दूसरा विकल्प जो होता है इसके लिए सही उत्तर होता है। आगे देखें, वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अब वो जो स्थान है वो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो 4 विकल्प जो आपके सामने दे रखे हैं इनमें देख करके आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो होता है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यदि यहाँ पर देखें लक्षण को, तो जो 4 लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वो हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए, बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन से हैं आप उनको पहचान लीजिए और जो नहीं होगा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो पहले विकल्प को देखते हैं, तो यहाँ पर जो लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो देखिए, एक बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो रटने के बजाय उनको समझने का प्रयास करता है और पहला विकल्प जो है वो बता रहा है कि ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। बाकी आप देखें दूसरा, तीसरा और चौथा, तो निश्चित रूप से ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। आगे देखें, रक्तस्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो यहाँ पर किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक हम मान सकते हैं? तो निश्चित रूप से जब विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हम इसे मान सकते हैं कि बच्चों को अधिगम जो है वो प्राप्त हो रहा है और बच्चे उसमें रुचि भी ले रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। थर्ड विकल्प के साथ में इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस विकल्प, उस कथन का चयन जो कि बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो
सामाजिक अनुमोदन सराहना की आवश्यकता, तो ये तो निश्चित रूप से बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है। दूसरे की बात करें यहाँ पर संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी है। और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, तो ये यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, इसे बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित ये नहीं होगा। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मन का चित्रण मानचित्रण जो है ये संबंधित है। तो मन का मानचित्रण जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, मन का मानचित्रण जो होता है ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होगा और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो यदि हम यहाँ पर देखें तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होगा वो यहाँ पर होगा पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब बाकी दूसरा और तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं कि महंगी चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल रोचक और सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन का प्रयोग करना। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो जैसी बच्चों की क्षमता है उसके अनुरूप हमें यहाँ पर शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना होगा। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ कर देता है? तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि बच्चा तार्किक चिंतन जो है ये कब प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर जो दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन को आरंभ कर देता है। और दूसरा विकल्प जो है ये इसके लिए सही उत्तर है। यहाँ पर आयु भी दे रखी है, तो आप इनको देखकर भी अपना उत्तर पहचान सकते हैं। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता पोषण करने वाला विकल्प यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये जो विकल्प होगा ये शिक्षार्थियों में यहाँ पर सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए जरूरी होगा। चलिए आप देख सकते हैं। और चौथा विकल्प जो है इस प्रकार से है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट जो कि 2011 के एग्जाम का था। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट की ओर जो कि यहाँ पर 2012 का है। आगे हम देखते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर सीटेट जनवरी 2012 का पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के या की रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर किस बारे में चिंतित है? तो शिक्षक यहाँ पर है प्रश्न पत्र की या के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में शिक्षक यहाँ पर चिंतित है। और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को यह दृढ़ विश्वास है कि, तो यहाँ पर क्या विश्वास है कि शिक्षार्थी, चलिए थोड़ा सा प्रश्न का जो विकल्प है हमारा नीचे रह गया है। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय आधारित जो आकलन होता है ये मुख्य रूप से किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो निश्चित रूप से यह सिद्धांत जो होता है ये बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा विकल्प जो होगा ये निश्चित रूप से इस सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, निश्चित रूप से शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को वहां पर क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से शिक्षक को वहां पर करना चाहिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। और दूसरा विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षार्थी भी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। भिन्न भिन्न विद्यार्थियां और सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। कोई किस तरीके से समझेगा, कोई किस तरीके से समझेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक को भी सीखने के विविध जो तरीके हैं, अनुभव हैं, उनको निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक है या फिर अनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की जो है ये यहाँ पर जिस भूमिका पर बल देते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर सामाजिक। और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को।
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। तो देखिए, जब वो अपने वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है अपनी शिक्षण शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, तो वो जो यहाँ पर शिक्षिका है वो रिक्त स्थान से प्रभावित है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षिका जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीसरा विकल्प होगा ये यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो इनका उपागम है ये किस सिद्धांत पर आधारित यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर क्या कर रही है, समूह चर्चा कर रही है। और जब समूह चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी विद्यार्थी जो हैं समूह में रहेंगे और एक सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग लेंगे। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर आता है। और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से अधिगम संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर हम देखें, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कारक होगा ये यहाँ पर होगा हमारा पहला विकल्प, जो कि है विषय वस्तु में प्रवीणता। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य स्तर पर एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और ये दर्शाता है। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ पर गायन प्रतियोगिता है और उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी। तो बीजों के अंकुरण के संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी जो विधि यहाँ पर होगी वो होगी विद्यार्थियों के द्वारा पौधों के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो निश्चित रूप से ये संकल्पना यदि हम अपनाते हैं तो ये यहाँ पर सबसे प्रभावी होगी, क्योंकि शिक्षार्थी को यहाँ पर एक प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। चलिए आगे देखें। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, अब बच्चा फेल होता है तब इसका तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्था फेल हुई, यानी कि चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, क्योंकि बाल मनोविज्ञान है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगी हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो कहीं भी प्रश्न आता है तो आप बालक को केंद्र मानकर के प्रश्न को, उनके विकल्प का चयन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है। तो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर प्रश्न है और समावेशी शिक्षा से आपको हमेशा प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, चारों विकल्प को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या फिर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो देखिए, एक समावेशी शिक्षा जो होती है, कक्षा के अंदर भिन्न भिन्न विद्यार्थी होते हैं और सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना ही, साथ साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होती है। और समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, और उत्सव मनाने से मतलब है कि सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलना, और समावेशी शिक्षा सभी को शहर से स्वीकार भी करती है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पहचान हमें यहाँ पर करना है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत कैसे प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो फोर्थ विकल्प जो होगा सत्य असत्य, ये यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं को हमें यहाँ पर पहचानना है और समझना है, देखना है। तो देखिए, यदि प्रगतिशील शिक्षा की यदि हम इसमें बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है प्रदर्शित करती है, और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो निश्चित रूप से पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे देखें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो किसके साथ संबंधित है। तो संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है ये संबंधित होती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें।
कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कब कर सकता है। तो देखिए, कभी कभी इसके जो विकल्प होते हैं वो आपको चेंज होते हुए भी मिलेंगे। एक तो शिक्षक वहां पर खुद वैसा व्यवहार करे, ये भी इसका उत्तर होता है, पर यहाँ पर वो उत्तर नहीं दे रखा है, विकल्प नहीं दिया है। यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनता है वो बनता है इसमें कि शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके यहाँ पर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतर्क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस प्रकार से प्रोत्साहित यहाँ पर शिक्षक को करना चाहिए छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उन्हें कक्ष में अंतर्क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। और फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके। देखिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, जब एक नियोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, निश्चित रूप से शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ में यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। और फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रयास शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? तो देखिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वो संकेत करती है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड विकल्प जो होगा ये यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण जो होता है वो हमारा होता है समस्या के प्रति जागरूकता। और थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहां पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम होता है वो होता है उसके आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया के कारण से। और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होती है शिक्षक को? तो निश्चित रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि हर बच्चे में विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से ही सीखते हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए वो ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? व्यावसायिक है या अनुभविक है या भावात्मक है या फिर आध्यात्मिक है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सीखने के क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो हमारा होता है यहां पर भावात्मक क्षेत्र। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहां पर, जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है। तो जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि यहां पर जब बच्चा ऊबने लग रहा है तो वो क्या संकेत दे रहा है? तो बच्चा यहाँ पर जो उब रहा है तो निश्चित रूप से संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा उब रहा है। और दूसरा विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के हमें योग्य बनाता है और समाजीकरण का विकास होता है समाजीकरण के माध्यम से। फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत की पहचान यहाँ पर करना है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास का जो सिद्धांत है सभी का विकास दर जो होती है वो समान नहीं होती है। और दूसरा विकल्प जो है वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखें, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो होते हैं। तो मानव विकास को हम जिन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं वो क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उसे यहाँ पर विभाजित किया जाता है वो क्षेत्र यहाँ पर होते हैं मनोवैज्ञानिक। चलिए, थोड़ा सा हमारा विकल्प एक नीचे है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। वो अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम रिक्त स्थान पर आधारित है। तो ये उपागम जो है ये किस उपागम पर आधारित होगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो उपागम है ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहां पर सही होगा।
ज्ञान के निर्माण पर। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न यहां पर आता है, जब बच्चे को उसकी दादी माँ उसकी माँ से की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रक्त स्थान के कारण रोता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से रोता है और थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट समाप्त होता है और बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा फिर नवंबर 2012 का ही है और 12 के अंदर 2 पेपर हुए थे नवंबर में और एक पेपर हम जो पहले देखा वो वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? पहचाना सूक्ष्म गति कौशल को। तो यहाँ पर है जो विकल्प लिखना, ये यहाँ पर एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। और चढ़ना, फुदकना, दौड़ना आदि जो होते हैं ये सूक्ष्म ना होकर के स्थूल गति कौशल होते हैं। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से किशोर यहाँ पर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। और फोर्थ विकल्प जो है ये इसके लिए हमारा उत्तर होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो बच्चे जब देखिए शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को लेखन संबंधित अक्षमता हो सकती है। और लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है वो हमारी कहलाती है डिसग्राफिया, मतलब लिखने से संबंधित अक्षमता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बच्चे को यहाँ पर लिखने संबंधी समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न आता है आंशिक पुनर्बलन। देखिए आंशिक पुनर्बलन जो होता है ये क्या यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंशिक जो पुनर्बलन होता है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो थर्ड विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और निश्चित रूप से थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत निहितार्थ का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसका निहितार्थ क्या है? तो जो थर्ड विकल्प है हमारा सहयोगात्मक समस्या समाधान। जी हाँ, सहयोगात्मक समस्या समाधान जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मतलब बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ समूह में मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत निम्नलिखित चरण इसके अंतर्गत आते हैं। तो चिंतन का जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम देखें तो निश्चित रूप से कौन कौन से चरण इसमें शामिल होते हैं। तो चरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है, प्रतिक्रिया चयन है, पूर्व प्रक्रमण है और श्रेणीकरण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसके चरण आते हैं वो होंगे फोर्थ विकल्प के रूप में, जैसे कि पहला ये होगा, थर्ड वाला फिर होगा श्रेणीकरण होगा और फिर प्रतिक्रिया चरण और फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो इस प्रकार से इसके चरण यहाँ पर शामिल होते हैं। एक बच्चा जो है रिक्त स्थान से ग्रस्त है वो सा और वाज और अनक्लियर, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मेरे द्वारा भी गलती हो गई है ना, पहले मैंने उसको अनक्लियर पढ़ लिया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बच्चा है वो किससे संबंधित होगा? तो बच्चा देखिए यहाँ पर पठन संबंधी दोष से ग्रसित है और पठन संबंधी जो दोष होता है वो कहलाता है डिसलेक्सिया। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता किस में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है तो निश्चित रूप से यदि हम बात करें सीखने संबंधित निर्योग्यताएं की तो ये सामान्यता तो नहीं पाई जाती है, पर ये उन बच्चों में जरूर पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे होंगे, उन बच्चों के अंदर जरूर पाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये वंशानुगत रूप में हमें देखने को मिलती है और थर्ड विकल्प जो है वही ये वंशानुगत यहाँ पर इनको बता रहा है। तो यही हमारा इसमें उत्तर